Hello everyone, you are welcome in the series of rapid revision classes for the exam. Today's topic, which one is most important and most favorite for everyone, the chapter name is Constitutional Design. It is an important chapter for the 9th class, equally important for the 11th political science, any competitive exam, क्योंकि जो भी आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे 1 and 2 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया. इस पूरी क्लास का जो आपका टॉपिक है इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स के अंदर हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट हाफ के अंदर हम ओनली ये देखेंगे कि भारत के अंदर जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां से आया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी और उसके सामने क्या मेजर चैलेंजेस थे. लेट्स वी स्टार्ट. ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है आपका तो इसके अंदर 2 केस स्टडी हैं. पहली केस स्टडी जो है वो किससे रिलेटेड है, इंडिया से है. सेकंड केस स्टडी किससे रिलेटेड है, आपकी साउथ अफ्रीका से है. तो अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो किसके बारे में, इंडिया से रिलेटेड हम स्टडी करने वाले हैं. दूसरी जो केस स्टडी है उसको हम बाद में देखेंगे, साउथ अफ्रीका वाले को सेकंड क्लास के अंदर. उसमें आपको बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 क्वेश्चन या 4 बड़े मेन टॉपिक पता होने चाहिए. दोनों कंट्रीज ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में कोई डिफरेंसेस है. पहला डिफरेंसेस क्या है कि इंडिया और जब साउथ अफ्रीका दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. दोनों की सिमिलरिटीज क्या है, बोथ कंट्रीज सफर फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, क्योंकि दोनों के ऊपर किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का था. तो हमने इंडिया का पढ़ना है प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे देश के अंदर जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हुआ. पहले हम 2 बातों के ऊपर फोकस करेंगे. सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. अब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बहुत सिंपल वर्ड के अंदर डिफाइन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ लॉ. सेट ऑफ लॉ का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे आपके लॉ हो. सेट ऑफ लॉ का मतलब है कि इसके साथ 3 कंडीशन, उस देश का सुप्रीम लॉ, इस लॉ से ऊपर कोई ना हो. सेकेंड वन, इट इज अबाइड बाय पीपल, पीपल इसमें बिलीव करे, एंड फॉलोड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा जिसको पीपल रिस्पेक्ट करे और गवर्नमेंट इसको फॉलो करे. इसके लिए एक वर्ड भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अब बहुत सारे देश है जहां पे रूल बनते हैं पर रूल के ऊपर कौन होता है, लीडर होता है. हमने एक चैप्टर पढ़ा था व्हाट एंड व्हाई डेमोक्रेसी. उस चैप्टर के अंदर वी केम टू नो अबाउट दैट कि देयर इज अ वन लीडर वाज रॉबर्ट मुगाबे, वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन बिलो द लीडर. ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन वही है, सेट ऑफ लॉ. अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके नेचर 2 फॉर्म में है. एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है अनरिटन जिसका मतलब उसके अंदर कोई रिटन मटेरियल नहीं होता है. वो अपने देश के रूल्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप करते चले जाते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे वो लॉ बनाते हैं. दुनिया के 2 बड़े पॉपुलर कंट्री हैं जहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है रिटन फॉर्म के अंदर, बट दे ऑल्सो फॉलो द रूल्स. वो पहला कंट्री कौन सा है, इंग्लैंड. They are the democratic but they don't have the written constitution. इसका मतलब there is the no mandatory condition between democracy and constitution. सेकंड है न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड एक कंट्री है जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म के अंदर नहीं है. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, नीड क्या है. नीड के अंदर आप 3 पॉइंट लिखिए. पहली बात ये बोलता है कि इट मेक द कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल. ये क्या बनाता है भाई, कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल. अब देखिए आपके देश के अंदर डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल रह रहे हैं. अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वो देश सर्वाइव ही नहीं करेगा. वहां पे सिविल वॉर होगा, क्लैशेस होंगी, कहीं पर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है. तो डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ साथ में रह रहे हैं, तो इसलिए एक लॉ चाहिए जिसको सब फॉलो करें. दूसरा ये बोलता है कि इट लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट. आपकी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लिमिट लगाता है, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो मनमानी नहीं कर सकती, उसको इन रूल्स को अबाइड करना पड़ेगा. जैसे भारत के अंदर जुडिशियल रिव्यू है, यूएस के अंदर जुडिशियल रिव्यू है. अगर इफ द गवर्नमेंट मेक ए सच अ लॉ व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जुडिशरी हैज ए फुल राइट टू कैंसिल द सच टाइप्स ऑफ लॉ. थर्ड वन, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, क्योंकि अगर आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें आप राइट दोगे किसको, माइनॉरिटीज को, और उस कंडीशन के अंदर जो ग्रुप ऑफ मेजोरिटी है या कोई भी गवर्नमेंट है उसके राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता. तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स व्हाई वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हेल्प टू द गवर्नमेंट. ये क्या करता है, हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि हाउ टू रूल, हेल्प टू गवर्नमेंट
हाउ टू रूल। ये उसी तरह से है जैसे आपके पास क्या है, एक बुक है जिससे आप अपना एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो। इफ यू डोंट हैव द सिलेबस, हाउ विल यू प्रिपेयर द एग्जाम? इफ यू डोंट हैव द बुक, हाउ विल यू प्रिपेयर द एग्जाम? दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वन, इट टेल अस अबाउट हाउ टू गवर्नमेंट फॉर्म। हर एक देश के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन लोग गवर्नमेंट में होंगे और उसके आने का प्रोसेस कैसे है। जैसे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। If you want to become a part of the government, you have to contest the election, और after the election you will become the part of legislature. If you are from the majority group, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है, majority number है, you will become the part of government. This is the procedure. अब हमने पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, पहली बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल हु विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन होंगे? इट इज डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ कंसर्न कंट्री। और ये क्या बनाएंगे? उस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है, तो हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस रहा है जिससे भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ्रेम आउट हुआ है। सबसे पहले भारत के इतिहास के अंदर पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको बोलते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ही वाज द फादर ऑफ जेएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट वाज फ्रेम आउट इन 1928। इसके अंदर 9 मेंबर थे और ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, कितने मेंबर थे? 1 + 8, इसका मतलब 9 मेंबर थे। ये भारत का पहला ड्राफ्ट था जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया भारत के लिए, पर उसमें भारत के अंदर क्या होता था? ब्रिटिश रूल होता था। ब्रिटिशर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। भारत के पहले पर्सन जिसने डिमांड की कि इंडिया शुड हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एमएन रॉय, ही वाज अ लीडर। इसने डिमांड की कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है ऐसे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी और दे मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो सबसे पहले एमएन रॉय ने 1934 के अंदर, लेटर ऑन इट वाज एक्सेप्टेड एंड प्रपोज्ड बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने भी ये मान लिया था कि देश के इंडिपेंडेंस के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो हमें उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। 1939 के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दुनिया के अंदर बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, कुछ बुरा हुआ कुछ अच्छा हुआ, पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो भारत के लिए अच्छा रहा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन बिकम ए वीक कंट्री। एज ए ब्रिटेन बिकम ए वीक कंट्री, दे हैव टू गिव द फ्रीडम टू द पीपल ऑफ इंडिया। उसकी वीकनेस का फायदा किसको मिला? इंडिया को मिला, और इंडिया को डायरेक्टली क्या मिल गई? इंडिपेंडेंस मिल गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यहाँ पे आप 2 पॉइंट याद रखें। 1940 के अंदर क्योंकि ब्रिटिशर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान भी लड़ रहा था, और जापान कहाँ पे लड़ रहा था? ईस्टर्न फ्रंट पे, और इसीलिए ब्रिटेन को ये चाहिए था कि इंडियन आर्मी, इंडियन पीपल सपोर्ट टू ब्रिटेन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिससे वो जापान की आर्मी को रोक पाए। 1940 के अंदर ब्रिटिशर ने हमें एक ऑफर दिया, इसको बोलते हैं ऑगस्ट रेजुलेशन। इसका मतलब ये था कि इंडियन पीपल फाइट अगेंस्ट ऑफ द जापानीज बिहाफ ऑन द ब्रिटिशर्स, और वो हमें क्या देंगे? कुछ इंटरनल ऑटोनॉमी देंगे। उसके लिए एक वर्ड लेके आए थे वो डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि वी विल बी द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स बट इन सम एरिया दे विल गिव द फ्रीडम टू अस। हमें क्या देंगे? वो आजादी दे देंगे कुछ रूल्स बनाने के लिए, पर हम कॉलोनी किसका रहेंगे? ब्रिटिशर का रहेंगे। 1942 के अंदर भारत में एक और फिर दोबारा से एक डेलीगेशन भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। इट वाज हेड बाय द स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अब की बार जो क्रिप्स मिशन आया उसने फिर दोबारा हमसे रिक्वेस्ट की कि आप क्या करें? हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करें। हमने बोला हम सपोर्ट करेंगे, पर हमें क्या मिलेगा? कुछ लीडर थे वो इसके अगेंस्ट थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि हमें जर्मनी की तरफ से लड़ना चाहिए, ना कि किसकी तरफ से लड़ना चाहिए? ब्रिटिशर। पर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम ब्रिटिशर की तरफ लड़ेंगे। क्रिप्स मिशन, हमने इसके अंदर फिर प्रपोजल रखा कि हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा आप हमें क्या दोगे? आजादी दोगे। और फाइनली ब्रिटिशर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और हमें एश्योरेंस दिया गया किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। यूएस के उसमें जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1945 के अंदर। 1946 में एज इट वाज डिसाइडेड, ब्रिटिशर इस वॉर के अंदर जीत गए, पर ब्रिटिशर की वीक कंडीशन बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पे एक मिशन प्लान भेजा गया
मिशन प्लान का मतलब ये इसके अंदर भी डेलीगेशन थे जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। इसके अंदर 3 मेंबर थे भाई, और कैबिनेट मिशन प्लान भारत के अंदर इसलिए भेजा गया कि भारत को आजादी तब मिलेगी, सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान ने एक आइडिया दिया कि पहले आप क्या बनाए, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे तो इसका मतलब आपके लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओनली रूल ऑफ लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लोगों का एक्सप्रेशन बताता है कि उस देश के लोग अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम से क्या चाहते हैं। जैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल था कि वी हैव टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, वी हैव टू गिव ऑल द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो आप 4 पॉइंट्स के अंदर कंक्लूड कर सकते हो। इट्स अ वेरी ब्रीफ बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द डेट्स अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा, आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाएगा। अब भारत के अंदर क्या बननी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसके बनने का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन इसके मेंबर होंगे, और जब इसके मेंबर जो बनेंगे तो उनके पास क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्राइटेरिया होगा। यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान ने ये बोला कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके लिए हम क्या कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे। और इलेक्शन क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। इलेक्शन क्या होंगे भाई, इनडायरेक्ट होंगे। तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में 4 बड़े फैक्ट्स बता देता हूं। पहली बात, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नॉट यूएएफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट वे से आए थे। तीसरा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन था। अब डिफरेंट ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेशन में आप समझ सकते हो कि भारत के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे, कुछ एरिया प्रोविंसेस था तो प्रोविंसेस से मेंबर दे, कुछ एरिया प्रिंसली स्टेट था वहां पे दे, और माइनॉरिटीज को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो यहां पे आप याद रखोगे। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर जो मेंबर का प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल जो मेंबर थे वो 389 थे इन द बिगिनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1946। 389 मेंबर टोटल थे। अब इन 389 मेंबर्स को 3 प्लेसेस से पिकअप किया गया। सबसे पहले भारत 2 पार्ट में डिवाइड था, एक को बोलते थे प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब होता है विच एरिया अंडर द डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर, जैसे बंगाल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब प्रोविंसेस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो ये सारी प्रोविंसेस होती थी, बॉम्बे प्रोविंसेस। दूसरा, भारत के अंदर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट होती थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है रूल्ड बाय किंग, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे राजा का रूल था, पर उन्होंने ब्रिटिशर की सुपरमेसी को मान लिया था कि हम अपने एरिया में रूल करेंगे पर आपके रूल्स को भी फॉलो करेंगे। तीसरा, भारत के अंदर कुछ ऐसा एरिया था जो ना प्रोविंसेस था ना प्रिंसली स्टेट था, उसको हम बोलते थे चीफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, सीपीसी। वो भारत के अंदर 4 थी, जैसे एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान है, दिल्ली था, कुर्ग था। तो ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया अजमेर 4 होगी, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट, वो भी ब्रिटिशर के अंडर रूल था, जैसे आज के टाइम में यूनियन टेरिटरी है। प्रोविंसेस से जो मेंबर आने थे वो इलेक्टेड होके आने थे। अब भारत के अंदर क्या होता था, प्रोविंशियल इलेक्शन कराते थे ब्रिटिशर। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने इलेक्ट किए कुछ मेंबर, वो मेंबर क्या हो गए, मेंबर ऑफ द प्रोविंसेस हो गए, जिसको बोला जाए पीएलए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पीएलए क्या करेंगे, इन मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक मेंबर कितने इंडियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक रफली आइडिया लिया गया कि एक मेंबर 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो भारत की उसमें पॉपुलेशन बिफोर द पार्टीशन ऑलमोस्ट 40 करोड़ थी, और 40 करोड़ का ऑलमोस्ट एक आइडिया ले लिया 389 मेंबर। अगर सपोज कीजिए किसी प्रोविंसेस के अंदर 4 लाख पीपल है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कितने मेंबर आएंगे, 4 मेंबर आएंगे। तो यहाँ पे जब मेंबर का इलेक्शन हुआ तो इनडायरेक्ट हुआ, और इनडायरेक्ट से जितनी भी भारत के अंदर प्रोविंसेस थी लगभग उससे 292 मेंबर एग्जैक्ट इलेक्ट होके आए। 93 कहां से आए, प्रिंसली स्टेट से, और 4 सीपीसी। जो 4 अपॉइंटेड थे वो बाय ब्रिटिशर थे, इनको बोलते हैं अपॉइंटेड मेंबर, क्योंकि अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर थे। दूसरा बोलता है जो 93 मेंबर्स हैं दे हैव बीन द नॉमिनेटेड।
नॉमिनेटेड का मतलब है बिहाफ ऑन द किंग, तो किंग ने क्या किया, अपने एरिया से नॉमिनेट करने थे। और बहुत सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनने से मना कर दिया था। सबसे पहले है त्रावणकोर, जैसे भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़, कश्मीर। दिस प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो 292 मेंबर्स हैं, ये मेंबर क्या है, इलेक्टेड हैं, पर इलेक्टेड कैसे, इनडायरेक्टली हैं। और कहां से आए हैं भाई, प्रोविंसेस से आए हैं, और इनडायरेक्टली बाय द पीएलए। पीएलए का मतलब है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये सारे मेंबर आ चुके हैं। मुस्लिम लीग भी इसके अंदर थी, पर वो खुश नहीं थी क्योंकि इसके कोई ज्यादा मेंबर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे मेंबर का रिप्रेजेंटेशन इस आधार पे था कि जिसके जितने इलेक्टेड मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे वही आगे मेंबर इलेक्ट करेंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम आउट कैसे स्टार्ट हुआ। आपको मैं कुछ डेट्स बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले डेट याद रखोगे 9 दिसंबर। कौन सा ईयर चला है, 46। 9 दिसंबर के बाद 2 जोड़ दोगे 13 दिसंबर 1946। फिर आप इसके अंदर एक और डेट जोड़ दोगे 13 दिसंबर 1946। फिर क्या हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ 14-15 अगस्त 1947। अभी हम यहीं तक की टाइमलाइन को स्टडी करते हैं कि ऐसा इन डेट्स पे क्या क्या हुआ जो हमारे लिए समझना और एग्जाम के रेफरेंस से पढ़ना बहुत जरूरी है। 9 दिसंबर को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। पहली मीटिंग के अंदर अनपरमानेंट चेयरमैन, अनपरमानेंट का मतलब होता है नॉट फॉर द फिक्स टाइम, अनपरमानेंट चेयरमैन को अपॉइंट किया गया। उनका नाम था डॉक्टर सचिदयानंद सिन्हा। ये आपको याद रखना है, डॉक्टर सचिदयानंद सिन्हा। मतलब टाइम फिक्स नहीं है, पर पहली मीटिंग में डिसाइड कर लिया कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिजाइड करेगा वो कौन करेंगे, डॉक्टर सचिदयानंद सिन्हा। अब इसी भाई साहब को क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे सीनियर जो लीडर थे उनका नाम था डॉक्टर सचिदयानंद सिन्हा, और उनको अपॉइंट किया गया अनपरमानेंट चेयरमैन। अगली डेट है 11 दिसंबर 1946 को। ये क्या थी भाई, सेकंड मीटिंग थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वोटिंग से डिसाइड किया कि हमारा एक परमानेंट चेयरमैन होना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग को प्रिजाइड करेगा। और ये जो सर हैं, इनके प्लेस पे एक नए पर्सन आए जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के इतिहास के सबसे इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट रहे हैं प्रसाद। अब 2 क्वेश्चन हो गए, परमानेंट और अनपरमानेंट। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, इसके हेड बन गए, और हेड बनने के साथ साथ एक इसका वाइस चेयरमैन भी बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उनका नाम था H.C. मुखर्जी। इनको क्या बनाया गया, वाइस चेयरमैन बनाया गया। अगर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीटिंग को प्रिजाइड करेगा। 13 दिसंबर 1946, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करना है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। पर क्या क्या इंग्रेडिएंट उसके अंदर रहेगा, कोई तो टाइमलाइन होनी चाहिए ना आप लोगों के पास। जैसे मैं अभी 9th और +1 और कॉम्पिटिटिव के रेफरेंस से इस टॉपिक को करा रहा हूं, तो मेरे को पता है कौन सी चीजें बतानी और कौन सी चीजें नहीं बतानी। वैसे तो बहुत लंबी कहानी है। तो उसी तरह से दे नीड टू द वन सिलेबस ऑन व्हाट बेसिस दे प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए ड्राफ्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। उस समय वाइस चेयरमैन होते थे JL नेहरू जी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। उसके अलावा एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई गई थी 1947 के बाद। 1946 से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट होते थे। अब यहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए, उन सजेशन को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द JL नेहरू। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई भैया, JL नेहरू के द्वारा, और JL नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन है, इट इज नोन एज द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी का मतलब है कि गाइडिंग पॉइंट्स हैं कि इसके बिहार पे हमें कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में रखनी है और कौन कौन सी चीजें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं रखनी है। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। 14-15 अगस्त को भारत का पार्टीशन हो गया। भारत को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। वन इज द नोन एज इंडिया और वन इज द पाकिस्तान। इसको भारत के पार्टीशन को एक नाम दिया गया माउंटबेटन प्लान।
माउंटबेटन क्या था, भारत के लास्ट वॉइसरॉय थे जिसने डिसाइड किया कि भारत का पार्टीशन कैसे होगा। और सबसे मजेदार बात, ये पार्टीशन एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के ऊपर किया गया था, एक्चुअल बॉर्डर बाद में लेटर ऑन क्रिएट किए गए थे। तो हमने यहां तक देखा कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे काम कर रही है। अब भारत का पार्टीशन होने के बाद, आफ्टर द पार्टीशन, आफ्टर द पार्टीशन, अब देखिए जो मेंबर कहां से आए हैं, ज्योग्राफिकल एरिया विच इज द नाउ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, वो क्या हो गए, पाकिस्तान में चले गए। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेंबर रह गए 299 मेंबर्स रह गए। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स को क्या करना है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आउट करना था। अब यहां पे क्या किया, भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर थे ऑल वर डिवाइडेड इनटू द 13 कमेटीज। 13 कमेटीज में डिवाइड कर दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया कि आपको क्या क्या काम करना है, जैसे कि यूनियन कमेटी, फंडामेंटल कमेटीज, माइनॉरिटीज कमेटी, प्रोसीजिंग कमेटीज। और उसी में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी which was framed out on the 29 अगस्त 1947। और 29 अगस्त 1947 को जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था ड्राफ्ट कमेटी। अब जो ड्राफ्ट कमेटी है इसके अंदर कितने मेंबर थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे आप लिखोगे 6+1, 1 का मतलब होता है हेड, हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे एजुकेटेड, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन थे, ये माना जाता है। और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ड्राफ्ट कमेटी का काम क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन क्या है, गाइडिंग फिलोसफी है जिसके आधार पे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, सबसे पहले हिस्ट्री स्टडी कीजिए, स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या हम इंडियन हिस्ट्री में से कुछ चीजें उठा सकते हैं जो हमारी फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगे। दूसरा आप क्या कीजिए, स्टडी द अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से आप कॉपी कीजिए, अदर कंट्रीज को देखिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। और आपने क्या करना है, इन सारी चीजों को कलेक्टिव इकट्ठा करके टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट। पर जब आप ड्राफ्ट बना रहे होंगे तो आपका मेन यही होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको टू प्रिपेयर द एग्जाम, टू इंक्रीज योर नॉलेज और टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को आप ध्यान में रख के क्या करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, भारत की पूरी हिस्ट्री को स्टडी किया गया। कुछ चीजें हमने हिस्ट्री से उठाई, कुछ दूसरी डिफरेंट कंट्री से उठाई, उसके बाद इन चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशन हुआ और कोशिश रही कि कंसेंसुअल एग्रीमेंट रहे। अब इनका काम है ड्राफ्ट बनाना है, ये ड्राफ्ट बना के लिया है। और ड्राफ्ट बनाने के बाद हमने देखा कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने क्या प्रोसीजर फॉलो किया। अब ड्राफ्ट आ गया, ड्राफ्ट कहां पे आ गया भाई, भारत के अंदर बनके प्रिपेयर हो गया। जैसे मैं मान लेता हूं ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कितने मेंबर बैठे हैं, 299 मेंबर्स हैं। ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स भी इसी के अंदर बैठे हैं। और ये जितना भी मटेरियल लिख के लाई है, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, उस ड्राफ्ट को क्लॉज क्या किया गया, डिस्कस किया गया, क्या पॉइंट भारत के अंदर होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। इस डिस्कशन के 3 पॉइंट रहते थे। सबसे पहले जो पर्सन इसको प्रेजेंट कर रहा है वो पूरा इंफॉर्मेशन देता था, उसके इंफॉर्मेशन के बाद इसके ऊपर क्या होता था, डिस्कशन होता था, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन। इसका मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखा जाता था और सबसे लास्ट में कोशिश की जाती थी कि कंसेंसुअल एग्रीमेंट हो। कंसेंसुअल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि सभी एक बात के ऊपर कंसेंस दे दे कि हाँ ये होना चाहिए। अगर ये फेल्ड हो जाए तो क्या होगी, वोटिंग होगी। लास्ट प्रोसीजर ये रहेगा। हर एक चीज को क्या किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था कि आपने क्या बोला। उस रिकॉर्ड करने के बाद उसको प्रिंट इन न्यूज़पेपर किया जाता था। इवनली अगर कोई कॉमन पर्सन है वो भी अपना फीडबैक दे सकता है। एक सजेशन बॉक्स होता था, इस सजेशन बॉक्स के अंदर आप अपना फीडबैक दे सकते थे। अगर फीडबैक बहुत वैल्यूबल है उसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के द्वारा डिस्कस किया जाता था। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो स्टडी किया गया कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना ऐसे है। अब सारा प्रिपेयर करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कि कुल मिला के 26 नवंबर 1949 को एक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया गया और जिसको हम बोलते हैं बेटे कॉन्स्टिट्यूशनल डे।
क्योंकि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्होंने साइन कर दिए किसके ऊपर बेटे, साइन बाय मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये बना कब है, 26 नवंबर 1949 को, पर हमने इसको अभी अप्लाई नहीं किया। अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट थी, उस डेट का नाम है 26 जनवरी। आप बोलो सर इंपॉर्टेंट क्या है, जब भारत के अंदर 1929 के अंदर कांग्रेस पास ए रेजुलेशन फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वी डिसाइड द डेट 26 जनवरी, वी विल सेलिब्रेट द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। तो दिस इज द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो हमने क्या किया, 26 जनवरी को एनफोर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, एनफोर्स कर दिया। एनफोर्स का मतलब होता है लागू होना। अब बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या यही लागू किया, नहीं। देखिए 26 जनवरी से पहले भी कुछ यहां पे 1949 में हमने कुछ प्रोविजंस को अप्लाई कर दिया था भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए। तो 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। अब जनरली इफ यू विल आस्क टू एनीवन, जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइज्ड पीपल, जनरली इफ यू विल आस्क टू देम कि why we celebrate the Republic Day on 26 जनवरी, वो कहते हैं कि on that day we enforce the Indian Constitution। बिल्कुल सही है, पर ये रिपब्लिक डे का एक लॉजिक नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ए ओथ एंड डिक्लेयर कि इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। दिस इज द रीजन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन द 26 जनवरी। अब देखिए 26 जनवरी से पहले भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सेशन हुआ जिसको बोलते हैं लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका लास्ट सेशन 26 नवंबर 1949 को हो चुका था, पर हमें इसको दोबारा से बुलाना पड़ा। दोबारा से बुलाया कब, 24 जनवरी 1950 को। इस सेशन के अंदर दो बड़े काम हुए, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आए, इन मेंबर्स ने दो काम किए। पहला इंपॉर्टेंट काम वो क्या था कि भारत के अंदर 24 जनवरी को भारत के पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एमपी और एमएलए, भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है। पर अभी भारत में इलेक्शन हुए ही नहीं, तो किन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एमपी और एमएलए मान लिया गया, जो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुआ, उसी के साथ साथ में भारत का जो नेशनल एंथम था इट ऑल्सो द अडॉप्टेड। नेशनल एंथम अडॉप्टेड, जन गण मन को क्या कर लिया गया, नेशनल एंथम अडॉप्टेड कर लिया गया। इट वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेट्स आपको बताए हैं। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू टाइम टू रिकैप्चर ऑल द थिंग्स इन योर माइंड। तो आप समझ लीजिए, इनको सबको लर्न कीजिए, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और इस क्लास के बजाय मैं 2 क्लास के बजाय इसके 3 क्लासेस लूंगा। अगली क्लास के अंदर वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिलॉसफी की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, और सबसे लास्ट की जो क्लास रहेगी वो किसके बारे में, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड रहेगी। तो आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू।